गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। कल के लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स, लेकिन टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके बाद मैग्नेटिज्म में हमारा मैग्नेटिक सर्किट्स एक टॉपिक रह जाएगा, जो भी हम बेसिक अभी कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक मैग्नेटिज्म का, चुंबकत्व का। ठीक है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हमने देखा था कि जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके जो डाइपोल्स होते हैं वो जब हम उसमें कोई भी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो डाइपोल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, मतलब व्यवस्थित हो जाते हैं उसके विपरीत क्रम में, उसके विपरीत दिशा में। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लगाया है तो ये डाइपोल्स हैं। ठीक है, ये इसके जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले जो डाइपोल्स हैं, जो छोटे वाले आप देख पा रहे हैं, जो छोटे वाले हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिनका है, वो क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो डाइपोल्स होते हैं आपस में एक दूसरे के मोमेंट्स को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं, मतलब समाप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ नेट मैग्नेटिज्म हमको मिलता है, कुछ मैग्नेटाइजेशन मिलता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बराबर नहीं। ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था। अब आज हम देख रहे हैं कि हमारा, आपको पता है म्यू आर बराबर क्या होता है, 1 प्लस काई एम। और काई एम क्या होता है, चूँकि मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एम और एच। ठीक है, एम और एच क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हमारा लेकिन जो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की रिलेटिव परमेबिलिटी से कम होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं म्यू आर फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स इज लेस देन म्यू आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, अब हम फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स बनाते कैसे हैं। फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आयरन को मैग्नीज से रिप्लेस कर देते हैं। जो आयरन हमारा है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, मैग्नीज से। किससे रिप्लेस हो जाता है, मैग्नीज से। ठीक है, यहाँ पे देखिए Fe2O3 हमारा किससे रिप्लेस हो जाता है, Mn2O3 से। तो ये अगर हम फेरीमैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो Mn2O3 हमारा फेरीमैग्नेटिक मटेरियल है, Mn2O3 हमारा फेरीमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स को उपयोग करने की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि जो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी आपको पता है ना, आपको पता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस से, प्रतिरोध का नियम आपको मैं पढ़ाऊँगा। वहाँ से जो ये रो होता है, रो, इस रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो ये रो बराबर क्या होता है, आर ए बाई एल। रो बराबर क्या होता है, आर ए बाई एल हो जाता है। ठीक है, इसी को अब रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये हर एक चालक के लिए इसका मान अलग अलग होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, आप देखिए रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली, यहाँ से देख लीजिए, अगर रो हमारा आर बढ़ेगा, अगर रो ज़्यादा होगा तो हमारा आर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल से देके आपको समझाऊँ, जैसे मान लीजिए कॉपर है ना, कॉपर है और आपका सिल्वर है। सिल्वर आप पता है बेस्ट कंडक्टर होता है, तो किसका रो ज़्यादा होगा, किसका रो ज़्यादा होगा, कॉपर का रो ज़्यादा होगा सिल्वर से, क्योंकि सिल्वर एक अच्छा चालक है, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। ठीक है, तो सिल्वर अच्छा चालक है तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, है ना, प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो ये रेजिस्टिविटी से यहाँ मतलब होता है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसका उपयोग हम करते कहाँ हैं।
मैंने आपको कल बताया था कि इसको हम आगे क्लास में कवर करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि इसका उपयोग होता कहाँ है। ठीक है, आपको पता है कि एक फार्मूला होता है मैग्नेटिज्म में, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, फाई बराबर बी डॉट ए। ठीक है, जहाँ पर बी क्या है आपको पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और फाई क्या है, फ्लक्स। ठीक है, यहाँ से हम बी को लिख सकते हैं फाई बाई ए, बी को लिख सकते हैं फाई बाई ए। तो अगर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर ज़्यादा है ना, अगर हाई फ्लक्स डेंसिटी है तो एरिया क्या होगा, देखिए चूँकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है तो एरिया क्या होगा, कम होगा। और अगर एरिया कम होगा तो हमें कम मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, हमारा कॉस्ट, हमारा जो खर्चा है मटेरियल का वो कम हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि किसी भी मशीन को हम हाई फ्लक्स डेंसिटी पर ऑपरेट करें। ठीक है, हाई फ्लक्स डेंसिटी पर ऑपरेट करें। इससे क्या होगा, देखिए किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कोर होता है, ठीक है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करके बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो म्यू आर क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा, है ना, म्यू आर ज़्यादा। हम चाहते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल मशीन की बात हो गई, जैसे मोटर, जनरेटर, लेकिन जब बात आती है हाई फ्रिक्वेंसी लो पावर ट्रांसफ़र, हाई फ्रिक्वेंसी लो पावर ट्रांसफार्मर की, तो वो जो है फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स को उपयोग करके उसका कोर डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, क्यों, देखिए अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो एडी करंट लॉसेस होते हैं। जब भी हम किसी मशीन को डिज़ाइन करते हैं तो हम ये नहीं चाहते हैं कि एडी करंट लॉसेस ज़्यादा हो, क्योंकि एडी करंट के रूप में अगर हमारा पावर लॉस हो जाएगा तो फिर हमें पावर ज़्यादा से ज़्यादा हमें पावर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये होता है, आप देखिए पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर और अपॉन 6 रो। अगर हम बात करें एडी करंट लॉस की, तो एडी करंट लॉस जो आपको होगा वो होगा पी, इसका फार्मूला हो जाएगा पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर थिकनेस का स्क्वायर अपॉन 6 रो। ठीक है, अब देखिए अगर आप रो को ज़्यादा रखोगे तो आपका क्या होगा, एडी करंट लॉसेस कम होंगे। अगर आप रेजिस्टिविटी को ज़्यादा रखोगे तो आपके एडी करंट लॉसेस कम होंगे। ठीक है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, अगर हमने बात की है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, यहाँ से देखिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा तो एडी करंट लॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। क्योंकि देखिए ये बी एम टी रो ये सभी तो डिज़ाइनिंग फैक्टर है, एक बार डिज़ाइन हो गया तो आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने पर हमारा जो एडी करंट लॉसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। लेकिन जब हम फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स को उपयोग करेंगे, ठीक है, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स को उपयोग करेंगे तो देखिए उसका जो म्यू आर होगा वो कम होगा, आप देख रहे हो। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एडी करंट लॉस कम हो तो हम क्या करेंगे, रो को बढ़ाएंगे। रो को बढ़ाना चाहेंगे ना, रो कैसे बढ़ाएंगे, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स को। क्यों? क्योंकि फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो हमने अभी देखा था म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी कम होता है। और अगर रिलेटिव परमेबिलिटी कम होगा तो देखिए, सॉरी, अगर बी बराबर म्यू आर म्यू नॉट एच, अगर म्यू आर कम होगा तो बी भी कम होगा, है ना। और अगर बी कम होगा तो हम जानते हैं फाई बराबर बी डॉट ए। ठीक है, अगर बी डाउन है, बी कम है, तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है, और अगर फ्लक्स कम है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज भी हमारा कम होगा, है ना। इंड्यूस्ड वोल्टेज भी हमारा, जो वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं ना, जो फ्लक्स से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है,
वो ईएमएफ कम होगा, और अगर हमारा ईएमएफ मतलब वोल्टेज कम होगा तो हम जानते हैं पावर बराबर V इंटू आई होता है। तो अगर P हमारा V कम हो रहा है तो हमारा पावर भी कम होगा। तो ये पूरी कहानी है कि अगर हम फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो होता है, एक तो जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से एडी करंट लॉसेस कम होते हैं। दूसरा, उसका जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो कम होती है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी कम होने से बी कम होता है, बी कम होगा तो हमारा फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मतलब जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस हो रहा है जो बाद में हमको पावर देगा, तो भी कम करोगे तो पावर, चूँकि पी बराबर वी इंटू आई होता है ना, तो भी अगर कम हो रहा है तो हमारा पावर भी कम होगा, वोल्टेज अगर कम है तो हमारा पावर भी कम होगा। तो इस प्रकार से जो एडी करंट लॉसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा था द कोर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी लो पावर ट्रांसफार्मर कैन बी डिजाइंड यूजिंग फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी, अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी का हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए कि एडी करंट लॉसेस बढ़ जाएंगे। एडी करंट लॉसेस कैसे कम हो सकते हैं, जब रो कम हो। रो किसका कम होगा, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स का, ठीक है, सॉरी, जब रो बढ़ जाए तब हमारा पावर, एडी करंट पावर लॉसेस कम हो जाएंगे। और वो रो किसका ज़्यादा होता है, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स का, है ना, इन कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस आएंगे, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स उपयोग करेंगे। और जैसे नॉर्मल है, ठीक है, बाकी जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, नॉर्मल मशीनें हैं, आपको हर जगह वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स से बने हुई दिखाई देंगे, क्योंकि उसका म्यूआर ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स का उपयोग पूछा जा सकता है आपसे। तो आप बताएंगे कि जो फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स है उनका जब भी हाई फ्रीक्वेंसी की बात आएगी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी से एडी करंट लॉसेस बढ़ जाएंगे। एडी करंट लॉसेस हम सिस्टम में नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारा एडी करंट लॉस होगा तो एक तरह से वो क्या है, पावर लॉस ही है। पावर लॉस होगा तो पूरा का पूरा पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, हमें आउटपुट में नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी तक हम तो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में पहला होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब मुलायम चुंबकीय पदार्थ, है ना, जो मृदु चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं ये बहुत ही मुलायम होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जल्दी से मैग्नेटाइज होते हैं और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इस प्रकार के जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करके बनाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको मैंने बताया था कि जब हम एक लोहे की छड़ लेते हैं, मुलायम नर्म लोहे की छड़ लेते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, एक कॉइल लगा के जब हम उसको सप्लाई देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा, जैसे इसमें करंट इंटर होता है तो ये हमारा, ये जो बार है वो क्या बन जाता है, चुंबक, ठीक है। क्योंकि जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो वो फ्लक्स के रूप में क्या करेगा, वो फ्लक्स के रूप में उसमें एकत्रित होता जाएगा, ठीक है। फ्लक्स के रूप में क्या होता है, कॉइल के अंदर वो फ्लक्स के रूप में उसके अंदर एनर्जी जो होगी वो स्टोर होते जाती है, तो वो क्या अल्टीमेटली चुंबक बन जाता है, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ, चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रेवल करती हैं, मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं आपकी चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर आपको पता है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में आता है, ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल्स से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, है ना। ठीक, एक बार देखिए, अगर हमने अल्टरनेट करंट लगा तो एक बार आपको H पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव ऑफ साइकिल, और एक बार जब नेगेटिव होगा तो आपको H क्या मिलेगा, लेस देन 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी है एक बार पॉजिटिव होगी और एक बार नेगेटिव होगी, तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज ही होता रहता है। बहुत अच्छा चुंबक हम इनको नहीं कह सकते, ठीक है।
ठीक है। चलिए, इस प्रकार के जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, जहाँ जहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे आप देखते हैं ना, आपका बेल होता है, ठीक है, बेल होता है, आपके जो स्टार्टर्स होते हैं, ठीक है, स्टार्टर्स में आपका जो कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए जो आप प्लंजर आप देखते हो, है ना, जो कि तीनों आपका हमारी 3 फेज स्टार्टर है, तो प्लंजर जो होता है आपको क्या करता है, स्टार्टर को स्टार्ट ऑन और ऑफ करने के लिए जो प्लंजर उपयोग होता है वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है आपका, ठीक है। विद्युत घंटी जो मैंने बोला, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे वो क्या होंगे, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर आप बात आती है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, है ना, ये आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स एक बार आपने मैग्नेटाइज कर दिया तो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनको डीमैग्नेटाइज करना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, आप देखते हो जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ठीक है, उनको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, आप हमेशा देखिए कि जो लो पावर रेटिंग की जो मशीन्स होती हैं, लो पावर रेटिंग की जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, जैसे डायनमो हो गया, है ना, आप देखते हो ना, जो लो पावर रेटिंग्स की मशीन्स होती हैं वहाँ पर आपको परमानेंट मैग्नेट ही उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स ही उपयोग में आते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे जो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो लो पावर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, जो लो पावर रेटिंग की इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, छोटी मोटरें, छोटे जनरेटरें जो हैं, है ना, जो जनरेटर्स हैं वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, मैंने आप बता दिया ना, डायनामो टाइप का जो होता है मोटर्स, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर इसका एग्जाम्पल, ठीक। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो जो कर्व बनाया हुआ है, जो ये हिस्टेरिसिस लूप इसे हम कहते हैं। अभी हम आपको, ठीक है, ये क्या होता है आपका हिस्टेरिसिस लूप होता है। तो ये हिस्टेरिसिस लॉस का वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये जो है इसका हिस्टेरिसिस लूप क्या है, इसका जो पूरा एरिया है आप देखोगे ये कम है, तो यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो जो हिस्टेरिसिस लूप है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हिस्टेरिसिस लॉसेस हैं, ठीक है। दोनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ही हैं, लेकिन एक के लिए हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा है और एक के लिए हिस्टेरिसिस लॉस कम है। जितना बड़ा लूप का एरिया होगा, इसे हम पूरा लूप कहते हैं, ये पूरा हिस्टेरिसिस लूप है, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस लूप अभी चूँकि हमने डिस्कस नहीं किया है, तो आप बस इतना समझिए कि जब कर्व बड़ा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, BH कर्व जब बड़ा आएगा, एरिया बड़ा होगा तो वो ज़्यादा हिस्टेरिसिस लॉस होगा, और जब कम आएगा तो क्या होगा, वो हिस्टेरिसिस लॉस कम हो गया। हम क्या चाहते हैं कि लॉसेस कम हो, ठीक है, लॉसेस क्या हो हमारे किसी भी मशीन में कम हो, ठीक। तो आगे हम आगे के लेक्चर्स में जब भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी तो हम आपको एक बेसिक मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं, उसका एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं, तो उसमें हम एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगला टॉपिक जब भी हम कल जब करेंगे, तो अगला टॉपिक हमारा होगा मैग्नेटिक सर्किट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के इक्विवेलेंट होते हैं, और कोई बहुत अलग से हमें जो है इसमें चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स अच्छे से समझते हैं तो हम मैग्नेटिक सर्किट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं अभी तो रैंडमली आपके मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ, और जैसे ही कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बेसिक चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको सिस्टम से पूरा आपका जो भी सिलेबस है इलेक्ट्रिकल का, उसको मैं आपको बिल्कुल सिस्टम से, बिल्कुल बेसिक से फिर चालू करूँगा, ठीक है। तो आज का क्लास करने के लिए थैंक यू, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।